Hello everyone. In this video, we are going to discuss the headlines of the editorial page and the business page. Okay, and this video is for all the students who have almost completed the syllabus. Okay, and so, and before I start this video, grab your pen and paper, keep it with you, and note down all the words or phrases which I discuss if you need to. Now let me go ahead and start discussing the headlines. So the first headline here in the editorial page, it says protecting lives and livelihood. Protecting lives and livelihood. The PM is right to focus on both, but more needs to be done. लाइफ्स और लाइवलीहुड को बचाने की बात हो रही है यहाँ पे. लाइवलीहुड मतलब आपका जो व्यवसाय है, जो रोज़गार है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, वो आपका लाइवलीहुड हो गया. ठीक है. और कहता है क्या कि पीएम इज़ राइट टू फोकस ऑन बोथ. अभी ये जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से लाइफ्स तो हम बचा सके, लेकिन बहुत सारे लाइवलीहुड नहीं बचा सके. मतलब जीविकोपार्जन का साधन नहीं बचा सके. ठीक है ना. सो पीएम जो है वो सही हैं दोनों पे फोकस करने के लिए, लेकिन और भी किया जाना ज़रूरी है. और भी किया जाना ज़रूरी है को क्या लिखा है? बट मोर नीड्स टू बी डन. नीड्स टू बी डन, किया जाना है. ओके. सो लेट अस रीड दिस सेकंड हेडलाइन. Okay, and before I read this, look at the picture of this man. He is Rajdeep Sardesai, a very famous journalist. Okay, so what does he say on China? He says on China the error of judgment. इनके कहने का मतलब है कि चाइना के मुद्दे पर गवर्नमेंट ने जजमेंट में एरर कर दिया. ठीक है ना, एरर ऑफ जजमेंट. और थोड़ा सा नीचे इसके क्या लिखा है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं. देयर हैज़ बीन अ मिलिट्री लैप्स or a political diplomatic failure. Acknowledge it, course correct. Lapse. Look at this word lapse. Lapse का मतलब क्या हो गया? कोई चूक, कोई कमी. तो द राइटर इज सेइंग कि मिलिट्री चूक हो सकती है या मिलिट्री कमी है, या फिर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फेलियर है. पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फेलियर. डिप्लोमेटिक फेलियर मतलब आपके कंट्री के डिप्लोमेट्स और उनके कंट्री के डिप्लोमेट्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन होते हैं. ये दोनों ठीक से मिलकर बात नहीं कर पाए. उसके बाद कहता है एक्नॉलेज इट. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना. तो जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि इस बात को एक्नॉलेज करो एंड कोर्स करेक्ट. कोर्स करेक्ट मतलब, कोर्स का मतलब आपका रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो उस कोर्स को करेक्ट कीजिए. ओके. Now look here, there is one more news related to COVID-19. COVID-19 in India, time for bold experimentation. अभी आप ये जो कोविड का केस देख रहे हैं दिल्ली में या मुंबई में, तो अब कहता है कि इंडिया में जो कोविड-19 का जो केस है, इसमें अब कौन सा समय आ गया है? बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन का समय आ गया है. एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, साहसिक एक्सपेरिमेंट कीजिए. ओके. नाउ look at what the writer is saying. Involve the private sector in testing. प्राइवेट सेक्टर को टेस्टिंग में इन्वॉल्व करो. सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा. रैम्प अप द कॉन्टैक्ट. रैम्प अप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपैरेटस. सबसे पहले लुक एट दिस फ्रेज रैम्प अप. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्प अप. रैम्प अप का मतलब किसी भी चीज़ को इंक्रीज करो, बढ़ा दो. आपको मैंने बताया था कि रैम्प क्या होता है. सपोज दैट कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो दिस इज़ कॉल्ड रैम्प. ठीक है ना. तो आप इसको क्या करो? रैम्प अप करो. किसको? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अपैरेटस. ये देखो, आप केमिस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट्स लिखते होंगे तो अपैरेटस का, वहाँ पे अपैरेटस वर्ड का यूज़ करते हैं. अपैरेटस मतलब जो आपका काम करने का जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसमें, वो सब आपका अपैरेटस है. तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मान लो मुझे पता चल गया, सपोज दैट इफ़ आई नो दैट दिस पर्सन इज़ कोविड-19 पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव. नाउ ये किसके किसके कॉन्टैक्ट में आया है उसको ट्रेस करो. इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. तो पता चलेगा कि ये अपने इस रिलेटिव के यहाँ गया था, इस फ्रेंड के यहाँ गया था. सो ऐसे ट्रेस करते हैं किससे किससे कॉन्टैक्ट हुआ. और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो आपका पूरा अपैरेटस है, पूरा मैकेनिज्म है, उसको क्या करो? रैम्प अप करो, बढ़ा दो. इन्वेस्ट इन रिसर्च. रिसर्च में इन्वेस्ट करो. एंड एक्सपेरिमेंट वाइडली. एक खूब एक्सपेरिमेंट कीजिए, वाइडली कीजिए. ओके.
Let us look at the second headline. How the Galwan tragedy has clarified India's vision. ये देखो गलवान वैली लद्दाख के पास जो है, आप न्यूज़ में सुन रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ट्रेजेडी तो हो गया है, लेकिन इस ट्रेजेडी ने इंडिया के विज़न को, इंडिया की दृष्टि को, इंडिया जो सोच रहा है उस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई किया है. क्लैरिफाई किया है मतलब एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको इस कंडीशन में क्या करना होता है. नीचे क्या लिखा है, चाइना पोजेज द मोस्ट सीरियस स्ट्रैटेजिक थ्रेट एवर फेस्ड बाय इंडिया. ये देखो, आपको मैं पोज का मतलब बता चुका हूँ, और कभी भी आप किसी को थ्रेट क्या करते हैं, पोज करते हैं, उसके लिए चुनौती खड़ा करते हैं. तो अब जब आप थ्रेट को पोज कर रहे हैं मतलब आप उसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं. ठीक है, तो चाइना पोजेज द मोस्ट सीरियस स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक स्ट्रैटेजिक थ्रेट एवर फेस्ड बाय इंडिया, मतलब इंडिया के द्वारा जितना भी थ्रेट फेस किया गया है, ठीक है ना, उसमें ये मोस्ट सीरियस है. दिल्ली नाउ हैज़ द रूम टू मेक चॉइसेस, मतलब दिल्ली के पास अब चॉइस करने का जगह है. यू हैव द रूम टू मेक चॉइसेस मतलब चॉइस करने का, चॉइस बनाने का आपको स्पेस है. ऑलराइट, लुक एट दिस, रिटर्निंग टू द हॉर्स शू टेबल. अब आप देखो ये हॉर्स शू टेबल, हॉर्स शू का मतलब होता है घोड़े का नाल, घोड़े का तो जूता वही है, हॉर्स शू. आप देखो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, मैं एक मोटी घोड़े की नाल बनाने की कोशिश करता हूँ. ये देखो, ये हो गया हॉर्स शू. और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आप अगर देखोगे कभी फ़ोटो तो टेबल इसी तरीके का है, तो इसी को हॉर्स शू टेबल बोला गया. एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया ब्रिंग्स अ यूनिक सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स, लेवरेज इट. बोलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया क्या करता है अपने साथ, एक बहुत ही अनोखा सेट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब बहुत सारे अनोखे स्ट्रेंथ्स लेकर आता है, और उसको क्या बोला है, लेवरेज इट. जब कभी भी आप किसी चीज़ को लेवरेज करते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो इस लाइन में क्या कह रहा है कि इंडिया के पास यूनिक सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं और आप उसका फ़ायदा उठाइए, लेवरेज कीजिए. ऑलराइट, so let me go to the next page, that is the business page. Okay, now look at the first headline. It says Fitch lowers India's outlook for first time in 8 years. सबसे पहले आप देख लो कि ये फिच क्या है, आपका जीए का पार्ट है. फिच एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स और सर्वेज तैयार करता है. तो फिच ने क्या किया है, अभी लोअर कर दिया है इंडिया के आउटलुक को, मतलब इंडिया कैसा दिख रहा है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसा आगे आने वाले वर्षों में ये होगा, उसी को आउटलुक कहते हैं. तो फिच ने इंडिया के आउटलुक को लोअर किया है, क्या, पहली बार 8 सालों में. ओके, अब आप जरा एक ये न्यूज़ देख लो, इकोनॉमी विल रीबाउंड फास्ट सेज HDFC CEO. हम लोग सब HDFC बैंक को जानते हैं. तो इकोनॉमी क्या है, रिबाउंड करेगा. आप बॉल, रबर का बॉल देखो, अगर आप फर्श पे गिराते हो और वो फिर से उछल के आता है, उसी को बोलते हैं रिबाउंड. इकोनॉमी बहुत जल्दी ही रिबाउंड करेगा, ऐसा कौन बोल रहा है, HDFC के CEO बोल रहे हैं. और CEO का नाम है आदित्य पुरी, और CEO का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एग्जीक्यूटिव मैं आपको बता चुका हूं, जो काम करते हैं, जो काम करवाते हैं. तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं CEO के, उन्होंने बोला कि जो इकॉनमी है वो बहुत जल्दी ही रिबाउंड कर जाएगा. अब आप देखो ये न्यूज़ ज़रा, इंडियन इकॉनमी टू श्रिंक बाई 4%, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ये सब आपको पता करना है. जाके आप सिर्फ गूगल में टाइप कर लीजिए, दीज आर द थिंग्स विच इज़ योर GA. ठीक है ना. तो इंडियन इकोनॉमी क्या करेगा, श्रिंक करेगा. कितना, बाई 4%. बाई 4% मतलब 4% से श्रिंक कर जाएगा. जो फर्स्ट पेज है उस पर ये न्यूज़, यही न्यूज़, द सेम न्यूज़, इंडियन इकोनॉमी, इसको क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4%. ओके, अब जरा आप ये चीज़ देखो, सेंटर स्टार्ट्स सेल फॉर क्लीन एनर्जी फंड्स. क्लीन एनर्जी के लिए फंड्स के लिए, क्लीन एनर्जी फंड्स के लिए सेंटर ने क्या किया, एक सेल का स्टार्ट किया है. सेल मतलब एक ग्रुप का स्टार्ट किया है. ओके,
Look at this news related to China. China tells banks to forego $211 billion for economy's shake. शेक नहीं सेक। आप इस वर्ड पे गौर कीजिए, फॉरगो। फॉरगो मतलब भूल जाओ, फॉरगेट। चाइना ने बैंक्स को बोला है भूल जाने के लिए, टू फॉरगो $211 बिलियन। किसके लिए? इकॉनमी की खातिर। आप देखो, लुक एट दिस फ्रेज, फॉर इकोनॉमिक्स सेक, मतलब अर्थव्यवस्था की खातिर। अगर हम बोलते हैं फॉर गॉड्स सेक, मतलब भगवान की खातिर, ठीक है ना। फॉर द सेक ऑफ योर ओन करियर, मतलब अपनी करियर के खातिर। तो आप इसको लिख लेंगे, ओके। नाउ लुक एट दिस हेडलाइन, अ वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन। करेक्टिंग हिस्ट्री, कौन करेक्ट कर रहा है हिस्ट्री को? देखें जरा इधर। लॉयड्स ऑफ लंदन सेज सॉरी फॉर रोल इन स्लेव ट्रेड, ठीक है। ये लॉयड्स ऑफ लंदन बोल रहा है क्या चीज़, कि ये लंदन का कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। लॉयड्स ऑफ लंदन, वो किस चीज़ के लिए सॉरी कर रहे हैं? अपना रोल में स्लेव ट्रेड का। आपको पता है कि अभी से 1-1.5 सेंचुरी पहले वहाँ पे काफ़ी स्लेव ट्रेड हुआ करता था यूरोप में, उसी को ये बोला गया है। और स्लेव्स में मोस्टली कौन होते थे? अफ्रीकन्स। सो उनको क्या कह रहा है ये? सॉरी बोल रहा है। ऑलराइट, आप एक और चीज़ देखो यहाँ पे, ओके, हियर आई गो। 2000 कांग्रेस क्लेमेंट्स, देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है? क्लेमेंट्स फॉर 1 काउंसिल सीट। एक काउंसिल सीट के लिए क्या है? 2000 दावेदार हैं। दावेदार के लिए यहाँ क्या लिखा गया है? क्लेमेंट्स लिखा गया है। ऑलराइट, let me see if there is any further news. okay, जरा ये देखो, रेन स्पेल टर्न्स वेदर प्लेजेंट इन पटना। रेन स्पेल, आपको मैं स्पेल का मतलब बता चुका हूँ। एक तो स्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोनाउंस करना, दूसरा स्पेल, जैसे बॉलिंग में आप देखते हैं स्पेल होता है बॉलर्स का, मतलब वो कार्यकाल। लेकिन यहाँ पे क्या है? रेन का बौछार। ये इतने टाइम तक जो रेन हुआ, इसी को रेन का स्पेल कह दिया गया। रेन स्पेल ने क्या किया? वेदर को प्लेजेंट बना दिया पटना में। ऑलराइट, सो आई थिंक दैट विल बी ऑल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट let me just go to the editorial page, and I will just read one paragraph of this news, what Mr. Sardesai has written. Okay, so look at the first paragraph. No other Indian Prime Minister has traveled to Beijing as often or invested as much personal equity in nurturing ties with the Chinese leadership as नरेंद्र मोदी। देखो बहुत ही बढ़िया लिखा है, कोई भी और दूसरा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बीजिंग में इतना ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, नो अदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ ट्रैवल टू बीजिंग एज ऑफन, इतना ऑफन, ठीक है ना, और इन्वेस्टेड एज मच, मतलब इतना इन्वेस्ट किया, मतलब तो कह रहा है क्या राइटर, कि पीएम मोदी ने जितनी बार विजिट किया है बीजिंग में, 9 विजिट्स, और जितना इन्वेस्ट किया है अपना पर्सनल इक्विटी मतलब अपना पर्सनल जो इनका क्या बोलेंगे, अपना पर्सनल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपना पर्सनल रिलेशन टाइम, किसके लिए? इन नर्चरिंग टाइज विद चाइनीज लीडरशिप। नर्चरिंग मतलब किसी भी चीज़ को जब आप नर्चर करते हैं तो क्या होता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो नर्चरिंग टाइज विद द चाइनीज लीडरशिप एज नरेंद्र मोदी। तो आप यहाँ पे एज का इस्तेमाल देखो एक बार, एज ऑफन, एज मच, एज नरेंद्र मोदी। तो हम लोग बोलते हैं ना, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज शी इज़,
तो ऐसे 2 बार एज का यूज हो जाता है एक ही सेंटेंस में, बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है ये। अब बोलता है इसके बाद क्या, विच इज़ वाई इफ़ द 1962 वॉर इज सीन बाई नेहरूवियंस एज चाइनाज ग्रेट बिट्रेयल, लद्दाख 2020 में फेस सिमिलर डैमनेशन इन द फ्यूचर फ्रॉम मोदीआइट्स। बोलता है इसीलिए जो 1962 में वार हुआ था वो नेहरूवियन, जो नेहरू के टाइम के लोग हैं, जो नेहरू को फॉलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं, चाइना का ग्रेट बिट्रेयल। उसी तरह लद्दाख का 2020 सिमिलर डैमनेशन फेस कर सकता है। लुक एट दिस वर्ड डैमनेशन, DAMN। जब आप किसी को भी डैम कहते हैं ना तो आप उसको भला बुरा कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चाइना का ग्रेट बिट्रेयल अगर कह रहे हैं तो चाइना को डैम कर रहे हैं। सो प्लीज गो इन द डिक्शनरी, लुक फॉर द वर्ड DAMN। जब किसी कोई बुरा चीज होता है तो हम उसको बोलते हैं डैम इट। डैम इट मतलब बहुत ही बुरा हो गया। तो जो मोदी के फॉलोअर्स हैं वो भी फ्यूचर में ऐसे ही कर सकते हैं। ये 2020 जो लद्दाख का हुआ इसको सबसे ज़्यादा डैमनेशन कह सकते हैं। डैमनेशन मतलब सबसे ज़्यादा जो इसको हमने बुरा नाम दिया है। If Jawaharlal Nehru's outreach to China was founded on a romantic illusion of a great ancient civilizational compact, Modi's engagement has been less ideological and far more personalized. बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो आउटरीच था चाइना के साथ, जो उन्होंने अपना आगे बढ़ के हाथ मिलाया चाइना के साथ, उनके पास पहुँचे, was founded on a romantic illusion। जवाहरलाल नेहरू को एक रोमांटिक इल्यूजन था। रोमांटिक मतलब जो उनके मन को काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिससे उनको काफ़ी प्रोमिसेज लग रहा था, ठीक है। यहाँ रोमांटिक का मतलब रोमांटिक फिल्म नहीं हो गया, रोमांटिक इल्यूजन। जवाहरलाल नेहरू ये सोचते थे कि बोथ द सिविलाइजेशंस, द चाइनीज सिविलाइजेशन एंड द इंडियन सिविलाइजेशन, दे बोथ आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। सो अगर दोनों मिलकर रहे तो हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया कर सके। ये इनका रोमांटिक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब भ्रम। मोदी तो नेहरू तो ये सोचते थे मोदीज एंगेजमेंट हैज़ बिन लेस आइडियोलॉजिकल। मोदी का जो एंगेजमेंट है ये आइडियोलॉजिकल, ऐसा कुछ आइडिया पे कि दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन है, साथ रह सकते हैं, इस पे बेस्ड नहीं था। किस चीज़ पे बेस्ड था, फार मोर पर्सनलाइज्ड। ये ज़्यादा उनके पर्सनल कैरेक्टर पे बेस्ड था। ऑलराइट, एक वर्ड मुझे और अच्छा दिख गया है, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड आई विल जस्ट रीड दिस लाइन फॉर यू। द मोदी रेंडेवो विद द चाइनीज कैन बी एक्सप्लेन्ड एट 3 लेवल्स। अब देखो, रेंडेवो का मीटिंग मतलब होता है एक खास तरह का मीटिंग। समझ गए ना, मीटिंग तो हम समझ गए, लेकिन एक खास तरह का मीटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रेंडेवो। प्लीज लुक फॉर दिस वर्ड इन डिक्शनरी, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन। एंड इफ यू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च दिस वर्ड रेंडेवो, रेंडेवो के आगे आप लगा दीजिए विथ सिमी ग्रेवाल, ठीक है। एक प्रोग्राम आता था पहले जिसमें सिमी ग्रेवाल एक एक्ट्रेस हैं जो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेती थी। तो जो वो लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, उनका सिमी ग्रेवाल के साथ क्या हो रहा है, रेंडेवो हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस वर्ड को नोट कर लेंगे एंड इसको डिक्शनरी में देखेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड आई विल जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो रीडिंग योर न्यूज़पेपर। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स if you feel any problems with the video, or if you want some more additions in the video, some different kinds of videos, so please do write in the comment box. Okay, so on this note I will stop this video here. Take care.